छवि आती है। जी हाँ, वही अमेरिका जहाँ दुनिया की एक से बड़ी एक इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। वही अमेरिका जिसे आईटी इंडस्ट्री का जनक माना जाता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियों जैसे गूगल और फेसबुक का हेडक्वार्टर भी है। लेकिन जिस तरह पिछले 2 दशकों से भारत ने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की की है, उससे यह बात बिल्कुल लाजमी है कि यह भारत आने वाले युग में दुनिया की सबसे बड़ी आईटी शक्ति होगा। और इसका एक श्रेय जाता है बैंगलोर को। जी हाँ, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। लेकिन आखिर क्या है कहानी बैंगलोर के सिलिकॉन वैली बनने की, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी दबा दिया होगा। दोस्तों, जब आप बैंगलोर में कोरामंगला की सड़कों पर चलते हैं तो वहाँ 3 चीजें जरूर देखने को मिलती होंगी। यहाँ के बार्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ के हॉस्टलों के कमरे और यूनिवर्सिटी से लगभग हर रोज एक नए स्टार्टअप के साथ बैंगलोर एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में ऊपर उठकर आ रहा है। लेकिन बैंगलोर की सिलिकॉन वैली बनने की कहानी बेहद रोचक है। इस कड़ी में बेंगलुरु आईटी कैपिटल से पहले देश की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल और उससे पहले देश का साइंस हब बना था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1998 में जमशेदजी टाटा ने देश में प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नींव रखी थी। वही बात अगर की जाए जमशेदजी टाटा की, तो उनको हम महान टाटा ग्रुप के संस्थापक के नाम पर जानते हैं और देश के विकास में उनकी भूमिका को बहुत ही मुख्य तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि देश में अलग अलग अथॉरिटी से विचार विमर्श करने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक साइंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना के लिए आवश्यक योजना तैयार करने के लिए एक प्रोविजनल कमेटी का गठन किया था। जी हाँ, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम दिया गया। उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड क्रूजन के साथ कई चर्चाओं के बाद और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन नोबेल विजेता सर विलियम रामसे को सहयोग देने के लिए कहा गया, जिसके बाद कई फैक्टर्स और देश के हर भाग की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बैंगलोर को इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए सबसे बेहतर जगह बताया। इसके पीछे का मुख्य कारण था कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और बैंगलोर जैसे शहर का पुराना इतिहास। इसके बाद अब बैंगलोर जल्द ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 1970 की डिकेड की शुरुआत में कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर के पालिगा ने एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप करने की बात कही और माना जाता है दोस्तों कि यह उनके ही एफर्ट्स का नतीजा है कि आज हम बैंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में देखते हैं। 1984 में नए कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर पॉलिसीज की घोषणा के साथ भारत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लिबरलाइज किया गया। इसने विप्रो और इन्फोसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बैंगलोर में अपनी फाउंडेशन रखने के लिए और इंडिया में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देने का काम किया। समय के साथ साथ इस शहर ने ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को देखा, जिसके रिजल्ट में कहा जाता है कि यहाँ .com बूम हुआ। इस समय में इंडियन और विदेशी आईटी कंपनियों की स्थापना के साथ बैंगलोर की आईटी इंडस्ट्री बढ़ने लगी। इसके बाद धीरे धीरे अमेरिकन कंपनीज ने बैंगलोर में आना शुरू किया, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह रहा कि भारतीय कंपनियों को भी इन टेक्नोलॉजीज को समझने और उन पर काम करने का मौका मिला। बदले में अमेरिकियों ने भारतीय धरती पर सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज और इनोवेशन सेंटर को खड़ा करके यहाँ के बड़े टैलेंट पूल और लो कास्ट फैसिलिटीज का फायदा उठाना शुरू किया, जिससे इन दोनों देशों के बीच में टेक्निकल एक्सचेंज को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। इसी बीच भारत कुछ बड़े बदलावों से भी गुजर रहा था और देश का एंटरप्रेन्योरल सेटअप एक नई दिशा पकड़ रहा था। गूगल में नौकरी का सपना देखने वाले ग्रेजुएट्स अब यूनिकॉर्न कल्चर की तरफ बढ़ने लगे थे और आईटी के क्षेत्र में नई क्रांति को देख रहे थे। 1990 के दशक में जब बेंगलुरु में बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज का आना शुरू हुआ, तो इस शहर को एक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हब के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई और इसी समय इनमें से कई आईटी और बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D सेंटर्स की शुरुआत करनी चालू की। 20th सेंचुरी के लास्ट से यह शहर हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और विशेष रूप से आईसीटी का सेंटर बन गया और कई बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशंस ने यहाँ अपने ऑफिसेज खोलने स्टार्ट किए। 1998 में सेंट्रल बेंगलुरु से लगभग 16 किलोमीटर ईस्ट में व्हाइट फील्ड के सर्बर्स में एक आईसीटी पार्क खोला गया। सैकड़ों टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज के साथ एक बैंगलोर को पहली बार एक ऐसे रीजन के रूप में पहचान मिलनी चालू हुई जहां इसे हम एक सिलिकॉन वैली के रूप में पहली बार पहचानने लगे। दोस्तों, बेंगलुरु हमेशा से एक जियोग्राफिकली डाइवर्स शहर रहा है और भारत में सबसे तेजी से डेवलप होने वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी भी। यह भारत में कई एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की वजह से अब पूरी दुनिया में जाना जाने लगा है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इसके अलावा यहाँ कई स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। वहीं दूसरी तरफ यह शहर अपने बेहतरीन कन्नड़ा सिनेमा के लिए भी जाना जाता है। बेंगलुरु एक डाइवर्स जगह होने की वजह से हमेशा ही अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। इसे बेंडा कलुरु यानी कि सिटी ऑफ बेक बीन्स, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता था। लेकिन अब समय बदलने के साथ इससे एक और नया नाम दिया गया है, जो कि है ग्लोबल हब ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। जी हाँ, जिससे इस शहर की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल स्केल पर और बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा क्या खास है बेंगलुरु में जो इसे सिलिकॉन वैली के लिए एक सबसे बेहतर जगह बनता है? इसकी सबसे खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर हुए लगभग सभी स्टार्टअप्स बड़े पैमाने पर सफल हुए। हालांकि दुनिया भर में विभिन्न जगहों पर कई स्टार्टअप्स होते हैं, पर वो उतने सफल नहीं हो पाते जितना कि यहाँ बैंगलोर की सिलिकॉन वैली में होते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि स्टार्टअप्स को ग्रो होने के लिए यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम मिलता है। सिलिकॉन वैली में बड़े पैमाने पर बेहतरीन माइंडसेट के लोग रहते हैं। ऐसे में जब भी उन्हें कोई स्टार्टअप पसंद आता है तो उसमें वे बिना देरी किए निवेश कर देते हैं। इस कारण इन्वेस्टमेंट मिलने पर स्टार्टअप्स को फलने फूलने का पूरा मौका मिलता है। वहीं सरकार द्वारा मिलने वाली बिजली, सस्ता इंटरनेट और कई तरह की विशेष सुविधाएं स्टार्टअप्स को नर्चर करने के लिए एक संपूर्ण इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। और इसी कारण सिलिकॉन वैली में शुरू हुए स्टार्टअप्स को जल्द ही मार्केट में एक बड़ा बाजार मिल जाता है और देखते देखते कंपनी एक बड़ा मुकाम भी पा लेती है। दोस्तों, कर्नाटक 1997 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य था जिसने आईटी के क्षेत्र के विकास की शुरुआत की। और हाल ही में स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कर्नाटक सरकार ने एक विशेष कर्नाटक स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की है, जिसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को एक इजी, स्मूथ और क्विक प्रोसेस बनाना है। शहर का बड़ा और डाइवर्स कंज्यूमर बेस नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कस्टमर टेस्टिंग के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। पिछले कई सालों में यह देखा गया है कि बैंगलोर में कोई भी ऑनलाइन सर्विस ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स भी करती है, और इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि यहाँ का ऑनलाइन यूजर बेस और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी। खैर दोस्तों, आइए अब बेंगलुरु के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। साउथ इंडियन डायनेस्टीज, वेस्टर्न गंगास, चोलाज एंड होयसालाज ने बैंगलोर में 1537 तक राज किया। केम्पेगौड़ा, जो कि विजयनगर एम्पायर के एक फ्यूडल रूलर थे, उन्होंने मॉडर्न बैंगलोर की नींव माना जाने वाला मिट्टी का किला यहाँ स्थापित किया। 1638 में मराठों ने बैंगलोर पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक शासन भी किया, जिसके बाद यहाँ मुगलों ने कब्जा कर लिया और शहर को वाडियार डायनेस्टी के मैसूर साम्राज्य को बेच दिया। जी हाँ, बाद में इसे ब्रिटिशर्स द्वारा चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 में जीत के बाद कब्जा कर लिया गया था और मैसूर के महाराजा को शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सौंप दिया गया। पुराना शहर मैसूर के महाराजाओं के शासन में विकसित किया गया और इसे मैसूर की रियासत की राजधानी बनाया गया, जो ब्रिटिश राज की प्रिंसिपल सॉवरेन यूनिट के रूप में मौजूद थी। 1809 में पुराने शहर के बाहर अंग्रेजों ने अपनी छावनी को बैंगलोर में ट्रांसफर कर दिया और इसी प्रकार यह शहर बड़ा हुआ, जो कि ब्रिटिश भारत के हिस्सों के रूप में ऑपरेट किया जा रहा था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बैंगलोर मैसूर राज्य की राजधानी बन गई और 1965 में कर्नाटक को भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना दिया गया और बैंगलोर को इसकी राजधानी के रूप में रखा गया। इसके बाद साल 2006 में बैंगलोर का नाम ऑफिशियल तौर पर बैंगलोर से बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उछाल से बेंगलुरु को भारत में एक नए इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में पूरी तरह बदल दिया है। इन सब चीजों को देखते हुए यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस तरह भारत में एंटरप्रेन्योरल फोर्स और आईटी माइंड्स की एक नई नर्सरी तैयार हो रही है, तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है कि जब हम बैंगलोर को यूएस की सिलिकॉन वैली से भी ज्यादा बड़ा होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा जिस तरह भारत के और दूसरे शहर हैदराबाद और गुरुग्राम भी आईटी के क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, तो हमें और भी सिटीज भारत के अलग अलग कोनों में देखने को मिलेंगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी यह पेशकश पसंद आई हो तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में